हम लोग आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डिनोटेड बाय ई, इसको हम वेक्टर ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को हम वेक्टर ई से डिनोट करते हैं। इसका दूसरा नाम है, इसी का सिनोनिमस नेम्स है। एक नाम है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, दूसरा नाम है इसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये सब इसका ही नाम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसको वेक्टर ई से डिनोट करते हैं। होता क्या है ये समझो। जब भी हम किसी चार्ज को लाते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहां पहले से एक फील्ड था। याद रखना कि it is the area of influence created by a charge in the space around it, which exerts force on any इंट्रूडिंग चार्ज। इंट्रूडिंग मतलब क्या होता है? इंट्रूडिंग मतलब घुसपैठ करना। समझो, मान लो ये चार्ज है क्यू, मान लेते हैं यहां चार्ज है क्यू। ये पूरे स्पेस में अपने चारों तरफ कोई ऐसी चीज क्रिएट किया हुआ है। इस चार्ज ने अपने चारों तरफ स्पेस में कुछ ऐसा चीज क्रिएट किया हुआ है जो एक वेब के तरह, वेब मतलब क्या होता है? मकड़ी का जाल। दिस चार्ज हैव क्रिएटेड समथिंग अराउंड इटसेल्फ दैट इज लाइक ए वेब मतलब क्या होता है? मकड़ी का जाल। मकड़ी के जाले की तरह एक इनविजिबल, अदृश्य सा ये एक इन्फ्लुएंस बनाया होता है। जब भी कोई दूसरा चार्ज इसमें घुसपैठ करता है, तो इसका बनाया हुआ ये फील्ड जो है वो इस पे फोर्स लगाता है। सो दिस इंट्रूडिंग मतलब क्या होता है? इंट्रूड करना या ट्रेसपास करना। ट्रेसपास मतलब क्या होता है? ट्रेसपासिंग चार्ज। कोई दूसरा चार्ज इसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में जब घुसने की कोशिश करता है तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगता है। इस चार्ज पे फोर्स क्यों लगा? क्योंकि इसने अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया हुआ था और उस फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स लगाया। याद रखना, दिस इंट्रूडिंग चार्ज experiences force due to field created by Q. Due to field created by Q. इसने एक फील्ड बनाया था, उस फील्ड ने फोर्स लगाया इसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो इसका क्वालिटेटिव डिफिनीशन हुआ। लेकिन अगर तुम इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन जानना चाहते हो कि इस पॉइंट पर इसके कारण फील्ड था कितना, तो मैथमेटिकली होता है फील्ड क्रिएटेड बाय Q इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन Q पर यूनिट चार्ज।
अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज यहां पर लाओगे तो उसके ऊपर ये एक फोर्स लगाएगा। वो जितना फोर्स लगाएगा उसको बोलते हैं उस पॉइंट पर फील्ड। फील्ड होता है फोर्स एक्टिंग। फील्ड एट ए पॉइंट कैसे निकालोगे? एक चार्ज लाओ Q 1 कूलम्ब का, उसको यहां डाल दो। उस 1 कूलम्ब पे जितना फोर्स लगेगा वो कहलाएगा इस पॉइंट पे प्रेजेंट फील्ड। इसके कारण यह फील्ड कितना था? ये फील्ड किसके इक्वल था? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। यानी कि फील्ड की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम्ब। फील्ड की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये होता है किसी पॉइंट पे फील्ड का डिफिनीशन। ये होता है किसी पॉइंट पे फील्ड का डिफिनीशन। यानी जिस तरह से F इक्वल टू एम ए होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तुम यहां कह सकते हो कि मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो फोर्स निकल जाएगा। और एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स बाय मास करते हो। सिमिलरली यहां पर F इक्वल टू होता है Q इंटू ई। यानी कि फोर्स पता है तो वहां पे चार्ज निकल जाएगा, वहां पे फील्ड निकल जाएगा। फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दो, फील्ड निकल जाएगा। और फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स निकल जाएगा। मैथमेटिकली इसका ये डिफिनेशन हो जाता है E इक्वल टू एफ बाई क्यू। ठीक, कोई डाउट यहां तक में? हाँ हाँ जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, बता रहा हूं। तो पहले इसका डिफिनेशन समझ लो, पहले इसका डिफिनेशन समझ लो। इसके चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस होता है, इसके चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस होता है। तो हम कैसे निकालेंगे फील्ड? हम बता रहे हैं, हम मैथमेटिकली फील्ड कैसे निकालेंगे। हम यहाँ एक जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, हमको जिस पॉइंट पे भी फील्ड निकालना है हम नहीं जानते हैं। हम वहां एक चार्ज को ला के रख देंगे, फिर हम उस चार्ज पे फोर्स निकालेंगे। जो फोर्स उस चार्ज पे लगा उसको उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे, हमको पता चल जाएगा वहां कितना फील्ड था। जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वहां हम एक चार्ज ला के रखेंगे। जब उसको रखेंगे तो हमको उस चार्ज के ऊपर फोर्स निकल जाएगा, क्योंकि वहां फील्ड था तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमको उस पॉइंट का फील्ड पता चल जाएगा। पहले इसको लिखो फिर बता रहा हूं। पहले इसको लिखो, हम फील्ड निकाल रहे हैं। सो वी आर फाइंडिंग फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। वी आर फाइंडिंग फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है Q। मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है Q और तुमसे कहा गया है कि स्पेस में कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, यह है पॉइंट A, यह है पॉइंट A। तुमको पॉइंट A पर फील्ड निकालना है। ड्यू टू दिस प्लस चार्ज Q, ये पॉइंट चार्ज है Q और इसके किसी पोजीशन वेक्टर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में तुमको फील्ड निकालना है। व्हाट इज द फील्ड क्रिएटेड बाय Q एट दिस पॉइंट A? फाइंड द फील्ड क्रिएटेड बाय दिस चार्ज Q एट दिस पॉइंट A। तो हम क्या करते हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ये हो गया OA वेक्टर। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पहला स्टेप, स्टेप 1, एक चार्ज को लाओ और यहां रख दो। Put a charge Q. Put a charge Q here. Charge Q here at A. तुम पॉइंट A पर एक चार्ज Q को लाके रख दो। रख दिया। स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2, फोर्स ऑन Q. What is the force acting on Q? इस चार्ज को जो तुमने यहां पे रखा उस पर कितना फोर्स ऐड करेगा? तो फोर्स ऐड करेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाय आर स्क्वायर। अगर तुम ये देखो तो इसको लिख सकते हो R क्यूब आर स्क्वायर आर कैप। ये होगा ना फोर्स। फोर्स क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस है यार और ये पोजीशन वेक्टर है यार। OA वेक्टर कितना है? R वेक्टर इंटू आर कैप।
अब तुम क्या जो है करो, थर्ड स्टेप, फील्ड निकाल लो। फील्ड जो यहां पर था वो कितना हो जाएगा, F/Q। इसकी वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q इंटू Q, सॉरी Q से ये Q और ये Q कट जाएगा, कितना आएगा, Q/r² टाइम्स ऑफ r क्यूब। सही है ना, KQ/r² r क्यूब। अब समझो इस बात को, तुमको फील्ड का डायरेक्शन निकालना था, तो फील्ड अगर बाहर की तरफ है तो प्लस Q पे फोर्स भी बाहर की तरफ होगा। अगर ये प्लस है और ये प्लस है तो फोर्स रिपल्सिव होगा, और अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तो दो चीजें समझो, ये जो हम चार्ज लेकर आए हैं, देखो हमारे पास यहां पर एक चार्ज था और हम चाहते थे कि हम यहां पर एक चार्ज था और हम चाहते थे यहां पर हम फील्ड निकालें। हमको यहां पर एक चार्ज है, अकेला चार्ज है, और हमको यहां फील्ड निकालना है, तो कोई फोर्स तो है ही नहीं। तो हमने क्या किया, एक चार्ज को लाके यहां रखा, उस चार्ज पे फोर्स देखा, क्योंकि हम फील्ड को मेजर नहीं कर सकते हैं बट फोर्स को मेजर कर सकते हैं। समझो इस बात को, हम फील्ड को मेजर नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, हम फील्ड के इफेक्ट को मेजर कर सकते हैं, और फील्ड का इफेक्ट क्या है, फोर्स। फोर्स मेजर हो सकता है, इसलिए तुमको फील्ड निकालना है। तुम डायरेक्ट फील्ड नहीं निकालोगे, तुम क्या करोगे, एक चार्ज को वहां रखोगे, उस पर फोर्स निकालोगे, फिर उस फोर्स को उस चार्ज से डिवाइड करोगे, तब तुमको वहां फील्ड पता चलेगा। समझना इस बात को, इसीलिए पहले फोर्स निकाल रहे हैं, उससे फील्ड निकाल रहे हैं। अब समझो, यहां पर ये चार्ज Q था, यहां ये चार्ज Q था, और मुझे यहां पर फील्ड निकालना है। मैं जब यहां से दूसरे चार्ज को लाऊंगा तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज दूर भाग जाएगा ना। मुझे यहां पे फील्ड निकालना है, यहां कोई चार्ज है नहीं। जब मैं इस चार्ज Q को यहां लाऊंगा तो ये Q इसको रिपेल कर रहा है, तो ये भी तो इसको रिपेल कर रहा है, तो ये दूर भाग जाएगा ना, भाग जाएगा ना। यानी कि तुम जिस अरेंजमेंट का फील्ड निकालना चाह रहे हो, ये इनकमिंग चार्ज पहले उस अरेंजमेंट को चेंज कर देगा, उसको फैला देगा, उसके कॉम्बिनेशन को, उसके अरेंजमेंट को चेंज करेगा, तब मेजर करेगा, तो गलत आएगा। इसीलिए ये गलत ना आए, ये गलत ना आए, इसकी पोजीशन ना बदले। इसके दो मेथड हमारे पास है। पहला है, या तो इसको हम फिक्स कर दें, या तो इसको हम पकड़ के रखें एक्सटर्नल फोर्स की मदद से, बट नेचर में ऐसा नहीं होता है। तो दूसरा तरीका हमने निकाला, इस चार्ज को इतना छोटा रखो, इस चार्ज को इतना छोटा रखो कि फोर्स बहुत ही कम आए, ऑलमोस्ट जीरो बट नॉट जीरो। तो यहां पे हम लिखते हैं लिमिट Q टेंड्स टू जीरो, लिमिट Q टेंड्स टू जीरो। सो फील्ड को हम डिफाइन करते हैं। अगर आप यहां पे एक चार्ज को लेकर आओ, Q चार्ज, लेकिन वो बहुत छोटा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से स्लाइटली बड़ा, इतना छोटा हो इसके ऊपर फोर्स लगे बट वो बहुत एप्रिसिएबल फोर्स ना हो, इसका अरेंजमेंट ऑलमोस्ट वही रहे। इस टाइप के चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। तो याद रखना, टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, ये जो Q है ना तुम्हारा, ये टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, पहला ये पॉजिटिव हो है, ये पॉजिटिव है, और दूसरा Q टेंड्स टू जीरो, 0.00001 कूलम। बहुत अच्छा है, उससे भी छोटा ले लो और बेटर है, क्योंकि तुम्हारा ये जो एक्सप्रेशन है इसमें Q नहीं आएगा। तुम इस Q को डबल करोगे तो फिर यहां उसी से डिवाइड करोगे। तुम इस Q को अगर Q की जगह 2Q लोगे तो फोर्स हो जाएगा डबल। तो जब डिवाइड करोगे यहां भी इसको 2Q से डिवाइड करोगे तो ये तो कट ही जाएगा। ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। तुम्हारा फील्ड जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा तुम कौन सा चार्ज ला रहे हो, लेकिन हम टेस्ट चार्ज इसलिए डालते हैं, याद रखना, हम टेस्ट चार्ज इसलिए डालते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इनकमिंग चार्ज है वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को न बदले। ऐसा वोल्ट मीटर जिसका अपना ही रेजिस्टेंस बहुत भारी हो, ऐसा वेइंग मशीन जो खुद बहुत भारी हो, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका खुद का अपना वैल्यू बहुत ज्यादा हो, वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि इसका अरेंजमेंट
जो इसको लाने के पहले था वही टेस्ट चार्ज लाने के बाद रहे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिमिट q टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा। ये नोटेशन का मतलब होता है कि हमको टेस्ट चार्ज को छोटा रखना है, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। याद रखना टेस्ट चार्ज का दो प्रॉपर्टी है, एक तो पॉजिटिव चार्ज दोगे और दूसरा, तो तुम्हारा ये आ गया फील्ड। तो फील्ड को हम डिफाइन करते हैं लिमिट q टेंड्स टू 0 f/q। ये तुम्हारा आ गया फील्ड। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो r वेक्टर के डायरेक्शन में फील्ड होगा, मतलब क्या हो गया, रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर q पॉजिटिव है तो r वेक्टर के डायरेक्शन में फील्ड होगा, r कैप। इसका मतलब क्या हो गया, रेडियली आउटवर्ड। और अगर q नेगेटिव है तो अपने आप क्या हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन हो जाएगा। आर कैप का मतलब ये डायरेक्शन हुआ, आर कैप का मतलब ये डायरेक्शन हुआ, रेडियली इनवर्ड फील्ड हो जाएगा। कहने का मतलब अगर तुम्हारा ये प्लस क्यू चार्ज है और ये तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज है, इसका फील्ड लाइन इस तरह होता है। हम देखेंगे चल के फील्ड लाइन क्या होता है। ये ऐसे बिहेव करता है जैसे किसी स्फेरिकल बल्ब से रोशनी निकल रही हो। ये ऐसे बिहेव करता है जैसे किसी स्फेरिकल बल्ब से रोशनी निकल रही हो हर तरफ। तो रेडियस के डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड, राइट में राइटवर्ड, लेफ्ट में लेफ्टवर्ड, अप में अपवर्ड, डाउन में डाउनवर्ड। ये होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। वही अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इस तरह होता है, रेडियली इनवर्ड, पोजीशन वेक्टर के उल्टा डायरेक्शन में। ये होगा फील्ड। इसको बोलते हैं फील्ड लाइंस। बताएंगे क्या होता है ये सब। तो याद रखना, फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज q एट ए डिस्टेंस r इज k q बाय r स्क्वायर, और पॉजिटिव के लिए बाहर, नेगेटिव के लिए अंदर। कोई डाउट किसी को? अब बताओ, इस फील्ड का मैग्नीट्यूड इंफिनिटी पे क्या होगा, 0। फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, k q बाय r स्क्वायर। r की वैल्यू जब रखोगे इंफिनिटी तो क्या आएगा, 0। इंफिनिटी से पहले हर डिस्टेंस पे फील्ड का एक मैग्नीट्यूड होगा। फील्ड की वैल्यू 0 कहां होगी, इनफाइनाइट पे। बाकी हर जगह फील्ड फाइनाइट होगा। एग्रीड? एग्रीड? तो फील्ड का एक्सप्रेशन याद रखोगे, k q बाय r स्क्वायर। फोर्स क्या था, k q बाय r स्क्वायर। ये है k q बाय r स्क्वायर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लिखो इसको। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, बस मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं। देखो, नेचर क्या करता है समझो। नेचर पहले फील्ड क्रिएट करता है, बाद में फोर्स लगाता है। याद रखना, नेचर क्या करता है कि पहले फील्ड क्रिएट करता है, तब फोर्स लगाता है। सो याद रखना, फर्स्ट फील्ड इज क्रिएटेड, then this field exerts a force। फील्ड का कारण, फील्ड के कारण फोर्स होता है, फोर्स के कारण फील्ड नहीं होता है। मैं भी यहां खड़ा हूं, क्या इस रूम में ग्रेविटेशनल फील्ड है? क्या इस रूम में ग्रेविटेशनल फील्ड है मैं जहां खड़ा हूं? बट कुछ गिर तो नहीं रहा है ना। मैं इसको छोड़ देता हूं, और ये गिर जाता है। मैं इसको छोड़ता हूं, ये गिरता है। क्यों गिरा? फील्ड था इसलिए गिरा। इस पे फोर्स लगा, लेकिन फील्ड था इसलिए फोर्स लगा। फोर्स लगा इसलिए फील्ड नहीं था। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। द डायरेक्शन इन विच सन राइजेज इज कॉल्ड ईस्ट, दिस द राइट स्टेटमेंट। जिधर सनराइज करता है हम उसको ईस्ट बोलते हैं। हम ईस्ट बोलते हैं इसलिए सन उधर से राइज नहीं करता है। समझना इस बात को। तुमने लिटमस पेपर डाला और वो रेड हो गया, यानी वो एसिड था
था ना? तो एसिड था इसलिए रेड हुआ कि रेड है इसलिए एसिड है? रेड होना तो सिर्फ प्रूव कर रहा है कि एसिड था तो पहले भी। समझो इस बात को। तो हम क्या करते हैं, फील्ड पहले से होता है, लेकिन चूंकि हम फील्ड को मेजर नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, हम उस पर एक चार्ज डालते हैं, देखते हैं क्या वो चार्ज मूव किया, जिधर वो मूव किया, जिधर उस पर फोर्स लगा, हम फोर्स मेजर कर सकते हैं। हम उस फोर्स को उस चार्ज से डिवाइड कर देते हैं और बोलते हैं कि हाँ यहां पर फील्ड था। समझ रहे हो ना? हम उल्टा करते हैं, नेचर उल्टा करता है। नेचर में फील्ड से फोर्स होता है, नेचर में फील्ड से फोर्स होता है, और हम क्या करते हैं, वी, हम फोर्स से फील्ड निकाल रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम फील्ड को डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात इसको समझ लेना। इसीलिए किसी जगह पे अगर फोर्स नहीं है, कुछ गिर नहीं रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वहां फील्ड नहीं है। और कुछ है ही नहीं, तुमको उसके लिए कुछ गिराना पड़ेगा। जब तक तुम कुछ कहीं फील्ड निकालना चाहो तो तुम कुछ गिरा के देखना पड़ेगा कितना है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, क्या हम ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। यहां क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या था, फोर्स बाय चार्ज। हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करते हैं फोर्स बाय मास, लिमिट m टेंड्स टू 0। हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करते हैं फोर्स बाय मास, यानी इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर केजी। और ग्रेविटेशनल फील्ड सेम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स बाय मास क्या है, एक्सेलरेशन। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। एक्सेलरेशन बताएंगे जब उसको बताएंगे, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फील्ड का डिफिनेशन भी ऐसे ही होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, वहां फोर्स पर यूनिट मास। अब ये बताओ कि क्या हम किसी पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर दोनों ऐड कर रहा है, क्या दोनों को जोड़ के नेट फोर्स निकाल सकते हैं? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? एफ नेट इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस एफ ग्रेविटेशनल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या किसी पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, एक लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, क्या हम दोनों को जोड़ सकते हैं? क्या ये एक वैलिड ऑपरेशन है कि नहीं है? क्यों, ये भी न्यूटन, ये भी न्यूटन, ये भी न्यूटन, जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम नेट फील्ड किसी पॉइंट पे लिख सकते हैं? इस चार्ज ने, किसी चार्ज ने जिसके ऊपर मास भी था, एक Q है जिसपे मास भी m है, किसी पॉइंट पे हम उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकाल लें और उसी पॉइंट पे उसका हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लें, क्या हम दोनों को जोड़ सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं E इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस E ग्रेविटेशनल? क्या हम लिख सकते हैं? क्या ये सही है? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? ये है न्यूटन पर कुलम, ये न्यूटन पर केजी। टू डिसिमिलर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये ऑपरेशन डायमेंशनली ही रॉन्ग है, ये ऑपरेशन डायमेंशनली रॉन्ग है। एग्रीड? आप दो क्वांटिटी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका यूनिट सेम हो, ठीक। तीसरी बात, अब समझना इस बात को। हाँ सर, तो अगर इनकी फील्ड को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? क्या चीज? अगर किसी पॉइंट पे दोनों की कंबाइंड फील्ड निकालनी तो कैसे करेंगे? कंबाइंड फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? हाँ, मतलब ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कंबाइंड फील्ड। फोर्स को तो जोड़ लो, फोर्स को तो जोड़ लोगे, फील्ड कंबाइंड नहीं पूछेगा ना, कैसे पूछेगा? मैं चाहता हूं 1 मीटर पर सेकेंड को 5 मीटर में ऐड कर दूं, कितना आएगा बताओ? व्हाट इज 1 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर? है
कर नहीं सकते, इसको भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, नाम भले सेम लग रहा है तुमको। तीसरा पॉइंट समझना इस बात को, फील्ड जो होता है वो जब स्पेस में मूव करता है, जैसे सुनामी आता है तो सुनामी का एक लहर होता है जो तट की तरफ बढ़ता है, उसका एक स्पीड होता है, वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बनता है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, और जैसे जैसे वो दूर जाता है, जैसे जैसे डेप्थ घटता है उसका हाइट बढ़ता है। तो जब कहीं पर फील्ड चलना शुरू होता है, तुम कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करोगे, वो स्पेस में मूव करेगा, वो स्पेस में एक बबल की तरह मूव करेगा, एक बबल जिस तरह, या फिर एक बबल एक्सपेंड करता है उस तरह मूव करेगा। उसकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट। क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। तो याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड propagates in space with the speed of light, with the speed of light, like ripples, like expanding ripples। पानी पर पत्थर गिराओगे तो रिपल्स बनता है, वो भी मूव करता है रेडियली आउटवर्ड। तो समझना इस बात को, अगर मेरे पास ये एक चार्ज है Q और एक दूसरा चार्ज है Q, इनके बीच की दूरी है 9 × 10⁸ मीटर। मान लेते इन दोनों के बीच की दूरी है 9 × 10⁸ मीटर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था जी, इसका फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा था, इसने एक फील्ड क्रिएट किया था और ये उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा था, और दोनों बीच में डिस्टेंस कितना है? 9 × 10⁸ मीटर। सडनली मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके हिला दिया। सडनली मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, मैंने इसको सडनली डिस्प्लेस कर दिया, या यूं कहो कि सडनली मैंने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, मैंने इसको जीरो बना दिया। एक माइनस को डाला, ये जीरो हो गया। या तो चार्ज को बदल दिया या चार्ज की लोकेशन को बदल दिया। तो ये जो चेंज हुआ, इस चार्ज के बदलने के कारण या इस चार्ज के मूव करने के कारण, इस चार्ज के बदलने के कारण या इस चार्ज के मूव करने के कारण अब हर जगह पे फील्ड अपनी वैल्यू एडजस्ट करेगा। समझ रहे हो ना? अब ये चेंज जो यहां पर हुआ वो धीरे धीरे रिपल के फॉर्म में एडजस्ट करेगा। इस चेंज को यहां तक पहुंचने में 3 सेकंड लगेगा। इस चेंज को, क्योंकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अगर लाइट की स्पीड मान लूं, यहां से यहां तक इस चार्ज के किसी सडन चेंज या इस डिस्प्लेसमेंट के किसी सडन चेंज को पहुंचने में 3 सेकंड लगेगा। उस 3 सेकंड तक इस पे वही फोर्स लगता रहेगा जो पहले लग रहा था। यानी कि इसको ये पता चलेगा कि ये चार्ज बदल गया है या ये चार्ज अपना पोजीशन चेंज कर लिया है। 3 सेकंड बाद पता चलेगा। 3 सेकंड तक इसको पता भी नहीं चलेगा ये अपना पोजीशन चेंज कर चुका है। सो दिस चेंज रीचेज हियर। दिस चेंज, जो नया वैल्यू हर पॉइंट पे फील्ड का बनेगा, उसको यहां तक पहुंचने में दिस चेंज रीचेज आफ्टर t = 3 सेकेंड। तो 0 सेकेंड, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, 2.9 सेकेंड तक, 3 सेकेंड के पहले तक इसको यही लगता रहेगा इसने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है। यानी अपने पोजीशन तो चेंज कर चुका है, बस इसके पास एक कम्युनिकेशन 3 सेकेंड बाद पहुंचेगा। एग्रीड? एग्रीड? समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? स्पेस में जो फील्ड होता है वो प्रोपेगेट करता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ। चौथी बात समझना जरा, यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां पर एक चार्ज है Q2 और दोनों बीच का डिस्टेंस है यार। यहां एक चार्ज है Q1, यहां एक चार्ज है Q2, दोनों बीच का डिस्टेंस है यार। Q1 एक फील्ड क्रिएट करेगा। याद रखना, कोई भी चार्ज खुद के ऊपर खुद का फोर्स नहीं लगाता है। ये चार्ज फील्ड ऑफ Q1 पे फोर्स नहीं लगाएगा, सब पे लगाएगा, Q1 पे नहीं लगाएगा। फील्ड क्रिएटेड बाय Q2 सब पे फोर्स लगाएगा, Q2 पे नहीं लगाएगा। सेल्फ फील्ड का सेल्फ फोर्स नहीं होता है।
याद रखना, चार्ज कैनॉट exert force on itself. अब देखो क्या होगा, इसके लोकेशन पर Q1 के लोकेशन पे Q2 का फील्ड कितना आएगा बताओ, व्हाट इज E2? K Q2 बाय आर स्क्वायर, सही है। Q2 की वजह से यहां फील्ड क्या होगा, Q1 के लोकेशन पे Q2 का फील्ड क्या होगा, K Q2 बाय आर स्क्वायर, और Q2 के लोकेशन पे Q1 का फील्ड क्या होगा, और Q2 के लोकेशन पे Q1 का फील्ड क्या होगा, K Q1 बाय आर स्क्वायर। Q2 के लोकेशन पे Q1 का फील्ड और Q1 के लोकेशन पे Q2 का फील्ड, क्या दोनों इक्वल एंड अपोजिट है? नहीं है। देखो दोनों फील्ड अलग अलग है। Q2 के कारण Q1 पे के लोकेशन पे और Q1 के कारण Q2 पे लोकेशन पे, दोनों फील्ड अलग अलग है। लेकिन Q1 पे फोर्स कौन लगाएगा, E1 तो लगाएगा नहीं। Q1 पे फोर्स कौन लगाएगा, E2। field due to Q2 exerts force on Q1 and field due to Q1 exerts force on Q2। तो अब बताओ फोर्स कितना हो जाएगा। अब तुम जरा देखो फोर्स कितना हो जाएगा। इफ यू वांट टू सी व्हाट इज द फोर्स, तो फोर्स इतना लगेगा। देखो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा Q1 टाइम्स ऑफ E2, और इसके ऊपर फोर्स लगेगा Q2 टाइम्स ऑफ E1। ये Q1 रखा है फील्ड ऑफ 2 में और ये Q2 रखा है फील्ड ऑफ 1 में, तो देखो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर रहेगा। Q1 टाइम्स ऑफ E2 कितना हो गया बताओ, व्हाट इज Q1 टाइम्स ऑफ E2? Q1 टाइम्स ऑफ E2 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, एंड व्हाट इज Q2 टाइम्स ऑफ E1? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। समझ रहे हो? गेटिंग? यस सर। याद रखना अगर 1 2 3 है तो फील्ड कोई भी चार्ज, इसीलिए अगर एक सिंगल चार्ज है, अगर एक सिंगल चार्ज है Q1 और कोई चार्ज नहीं है, तो उसके कारण हर जगह E1 है। उस चार्ज अकेला चार्ज Q1 का हर जगह पे क्या है, E1 है, बट फोर्स कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज Q1 ने बनाया E1 और E1 Q1 के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा और दूसरा चार्ज है ही नहीं लगाने के लिए, तो फोर्स वहां जीरो होता है, फील्ड होता है, फोर्स वहां नहीं होता। फोर्स के लिए कम से कम 2 चार्ज चाहिए, फील्ड के लिए अकेला चार्ज भी काफी है। लिखो इसको। फिजिक्स में 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वैसे तो थर्ड भी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है, बट 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे हम पूरी मैकेनिक्स और जनरल फिजिक्स पढ़ते हैं। एक होता है न्यूटन्स लॉज, एक होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी F इक्वल टू ma, और दूसरा होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो तुम इसको कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये 2 मेथड्स हैं, समझ रहे हो ना? फोर्स है और वर्क है, फोर्स है और वर्क है। ये वेक्टर मेथड है, ये वेक्टर मेथड है, ये स्केलर मेथड है। इसमें वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ता है, कंपोनेंट लेते हैं तब बनता है। यहां पर कुछ नहीं करना पड़ता है, स्टार्टिंग और एंड जनरली कंजर्वेटिव होता है, स्टार्टिंग और एंड पता है, सब निकले, बीच में क्या हुआ कोई मतलब नहीं है, तो ये ज्यादा आसान होता है, ये ज्यादा आसान मेथड होता है। अब फिजिक्स में भी यही चीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तुम्हारे क्वेश्चन 2 कैटेगरी में क्लासिफाई होंगे। एक फोर्स मेथड से जिसमें हम फोर्स ही पूछें, हम जानना चाहते हैं व्हाट इज फोर्स, हम जानना चाहते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो तुमको तो निकालना पड़ेगा फोर्स। और दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम, हम यहां पे तुमको डिफाइन करेंगे। हम यहां पर जो तुमने फर्स्ट 2 केसेस क्लासेस में देखा था, कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्ब्स लॉ, जिसमें हमने फोर्स निकाला था, तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे F इक्वल टू QE। क्या लिखेंगे? QE। हम फोर्स नहीं निकालेंगे, हम फोर्स नहीं निकालेंगे, हम फील्ड से बनाएंगे। हमको अगर फील्ड पता है, हमको अगर फील्ड पता है, किसका? फील्ड ड्यू टू रॉड,
field due to ring, field due to cone, field due to sphere, field due to disc, field due to seat, field due to plate, field due to cylinder, field due to slab। अगर तुमको फील्ड का एक्सप्रेशन याद है, तुम न्यूटन लॉ का कोई भी क्वेश्चन एक स्टेप में बना सकते हो। फोर्स निकालने पूछेगा तो सिर्फ Q से मल्टीप्लाई कर देना। एक्सीलरेशन पूछेगा Q इंटू ई करके मास से डिवाइड कर देना। फोर्स पूछेगा Q इंटू ई। तो अगर तुमको ई का एक्सप्रेशन याद है सब कुछ के लिए, सारे डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद था, जैसे तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद था हर चीज का रोटेशन में, उसी तरह अगर तुमको फील्ड का एक्सप्रेशन याद है तो तुम न्यूटन लॉज के क्वेश्चन तुम्हारे लिए चुटकी का खेल है। तो हम तुमको फील्ड का सारा एक्सप्रेशन डिराइव भी कराएंगे और याद भी कराएंगे। डिराइव तुम करो, लेकिन याद रखना ज्यादा जरूरी है। डेरिवेशन याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, फॉर्मूला सारा याद रहना जरूरी है विद ग्राफ। यहां पर हम क्या करेंगे, जब यहां पहुंचेंगे आधा चैप्टर खत्म, फील्ड का एक्सप्रेशन याद है, आधा चैप्टर खत्म। अब आओ पोटेंशियल पे। यहां पे हम यहां लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का चेंज U2 माइनस U1। हम बताएंगे, अभी वो टॉपिक नहीं आया है। इसको बोलते हैं V2 माइनस V1। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। कोई चार्ज पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी तक गया, तुमको अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल पता है कि चार्ज जिस पॉइंट से चलना शुरू किया वहां पोटेंशियल कितना था और जहां पहुंचा वहां पोटेंशियल कितना है, तुम एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन यू बना सकते हो, चुटकी बना सकते हो। तो यहां तुमको हम याद कराएंगे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। किसके लिए? डिस्क के लिए, इन सब के लिए, रॉड के लिए, रिंग के लिए, कोन के लिए, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर के लिए, सीट के लिए, प्लेट के लिए, जो भी चीज होता है, जो भी चीज यहां कराएंगे कोरिस्पॉन्डिंग उसका एक पोटेंशियल एक्सप्रेशन यहां भी कराएंगे। तो अंत में तुम्हारा चैप्टर आधा यहां खत्म होगा, आधा यहां खत्म होगा, चैप्टर खत्म। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो ही चीजें हैं, एक फील्ड का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, एक पोटेंशियल का। 60% क्वेश्चन पोटेंशियल से बनता है, 40% क्वेश्चन फील्ड से बनता है। तो कल और परसों के क्लास में तुम्हारा फील्ड का एक्सप्रेशन हम जितना लिखवाएंगे उतना लिखते चले जाना। इस फील्ड को निकालने में दो मेथड है। एक है मैथ का मेथड और एक है लॉजिक का मेथड। इस फील्ड को निकालने का दो मेथड है। पहला मेथड है इंटीग्रेशन और दूसरा है गॉस लॉ। फील्ड को निकालने में दो मेथड है, एक है इंटीग्रेशन, एक है गॉस लॉ। ठीक है, इंटीग्रेशन लेंदी है, गॉस लॉ बहुत छोटा मेथड होता है। इसीलिए यहां पर हो सकता है हम कुछ डेरिवेशन कर दें, बाकी एक्सप्रेशन लिख दें, और गॉस लॉ में हम सबको डेराइव कर दें। क्योंकि अगर हम सबको इंटीग्रेशन से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। गॉस लॉ से वही चीज याद रखना, ये लेंदी मेथड होता है, ये बहुत शॉर्ट एंड क्विक मेथड होता है। ये मैथमेटिकल मेथड है, ये लॉजिकल मेथड है। यहां मैथ है प्योर, यहां प्योर जो है फिजिक्स है। तो तुम्हारा फील्ड निकल जाएगा। जब डायपोल पढ़ेंगे, डायपोल में भी यही करना है, एक फील्ड का फील्ड ड्यू टू डायपोल, एक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, सब कुछ निकल जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर का स्ट्रक्चर होता है। तो तुमको जो ये पोटेंशियल है ना, इसका एक्सप्रेशन हम याद कराएंगे, लिखाएंगे विद ग्राफ। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। ठीक, ये पूरा चैप्टर का स्ट्रक्चर है, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों का। ये और ये याद है, जिस बच्चे को फील्ड का एक्सप्रेशन याद है और पोटेंशियल एक्सप्रेशन याद है, वो कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन का
एक स्टेप में बना सकता है। तो ये चैप्टर का स्ट्रक्चर जो मैंने बता दिया, हालांकि हम स्टार्ट कल करेंगे लेकिन मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, इसको नोट कर लो। यहां भी एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है भाई ये? मान लो ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, ये माइनस Q2 मान लो, Q1 और माइनस Q2। तुमसे पूछा गया बताओ यहां पर फील्ड कितना होगा, फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो Q1 से, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो Q2 से। इसके डायरेक्शन में एक फील्ड होगा कितना, E1 वेक्टर। ये एक फील्ड यहां बनाएगा E1 वेक्टर। ये चूंकि नेगेटिव चार्ज है, ये एक फील्ड बनाएगा यहां पर कितना, E2 वेक्टर, जो कि तुम निकाल सकते हो KQ1 बाय R1 स्क्वायर एंड KQ2 बाय R2 स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज है, इनवर्ड फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड होगा। इन दोनों का वेक्टर सम ले लो, इन दोनों का वेक्टर सम ले लो, समथिंग लाइक दिस। दिस वेक्टर वुड बी E नेट। इसका कहना है कि अगर किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है एक से ज्यादा चार्ज के कारण, किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है ड्यू टू मोर देन वन चार्ज, फाइंड द फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। सिर्फ इसके कारण फील्ड निकाल लो, सिर्फ इसके कारण फील्ड निकाल लो, दोनों का वेक्टर सम कर लो। तो उसमें कोई नया चीज है नहीं। सुपरपोजिशन मतलब इसका कहने मतलब है कि इसका बिहेवियर इसके इस पे डिपेंड नहीं करता, इसके होने या ना होने से इसका बिहेवियर नहीं चेंज होता है। एग्रीड? सो लेट अस सी ए क्वेश्चन। ये एक हेक्सागन है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है। यहां चार्ज है Q, इस वर्टेक्स पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q। इसके सेंट्रॉइड पे फील्ड कितना होगा? What is the field at the centroid? Find field at its centroid. कितना होगा जी? यहां फील्ड कितना होगा? 0। क्यों क्यों होगा 0? एक वेक्टर इस तरह बनेगा, एक इस तरह बनेगा, एक इस तरह बनेगा, एक इस तरह बनेगा। कितने वेक्टर है? 6 वेक्टर। सबके बीच में एंगल कितना है? 360 डिग्री बाय 6 है ना? तो याद रखना, अगर n इक्वल वेक्टर्स, अगर n इक्वल वेक्टर्स और उनमें सबके बीच में एंगल कितना हो? 360 डिग्री बाय n, तो उनका वेक्टर सम 0 होगा। होगा? होगा ना? तो यहां किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो ये 6 था, 6 क्या 2000 साइडेड पॉलीगन होता। समझो इस बात को। ये एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल है, ऐसे 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 कुछ इस टाइप से, ऐसे ऐसे इस तरह से एक पॉलीगन बना हुआ है। इसके हर वर्टेक्स पे चार्ज क्यू रखा हुआ है।
इसका रेडियस है सर्कमस्क्राइबिंग रेडियस, मान लेते हैं इसका सर्कमस्क्राइबिंग रेडियस है आर। ये जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल है उसका रेडियस है आर, और हर वर्टेक्स पे चार्ज रखा है क्यू, और हर वर्टेक्स पे चार्ज रखा है क्यू। बताओ इसके सेंट्रॉइड पे फील्ड कितना होगा? सही है, पॉइंट ओ पे फील्ड कितना आएगा? 0 आएगा ना? किसी को डाउट? बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री ये एन साइडेड, चाहे वो ऑड नंबर हो चाहे इवन हो, पेंटागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है और हर वर्टेक्स पे चार्ज रखा है क्यू, तो सेंट्रॉइड पे फील्ड होगा 0। अब इसमें एक चार्ज निकाल लो। नाउ इफ सो दिस इज, मान लो दिस इज 2000 साइडेड पॉलीगन, 2000 साइडेड पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ये 2000 साइडेड रेगुलर पॉलीगन था, सर्कमस्क्राइबिंग रेडियस था आर, तो फील्ड यहां सेंटर पे 0 आएगा बाय सिमेट्री, कुछ नहीं करना है, बाय सिमेट्री। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक चार्ज को निकाल लिया, अब फील्ड की क्या होगा यहां पे? नाउ वन साइड, नाउ वन चार्ज इज रिमूव्ड, इसमें से एक चार्ज को निकाल लिया। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं 1 से लेकर 1999 तक उतने टर्म्स को जोड़ूं, या मैं ये लिखूं कि सबका सम 1999 चार्जेस का सम इसके अकेले के फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट था। सही ना? हमको ये कहना है कि ये जो पूरे चार्जेस थे सबका सम यहां 0 था, यानी इसको छोड़ के बाकी जितने चार्जेस थे सबका सम इसके इक्वल एंड अपोजिट था। हमको इसका फील्ड पता है, इसका फील्ड ये निकलेगा कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसके अकेले का फील्ड कितना था, के क्यू बाय आर स्क्वायर रेडियली आउट, तो बाकी सब का मिलके क्या होगा, इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा ना? तो अगर तुमसे कभी 10 साइडेड पॉलीगन दिया हुआ है और उसके सेंटर पे फील्ड 0 है, अब तुमने एक चार्ज निकाल लिया, तो अब तुम बाकी 9 का सम मत करो, तुम क्या करो, जो एक निकाला है उसका जो फील्ड था उसका नेगेटिव ले लो, बाकी सबका उसका नेगेटिव आएगा। सो इफ वन चार्ज इज रिमूव्ड then field is negative of field due to this charge। लिख लो, बाकी कल करेंगे। हाँ सर, ग्रेविटेशन में पॉजिटिव मास के कारण फील्ड अंदर होती है कि बाहर? अंदर होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से ग्रेविटेशन का ट्रांजिशन कैसे करते हैं बता रहा हूं। 1/4πε0 की जगह -g ले लो, 1/4πε0 की जगह क्या करो, -g ले लो, बाकी कोई चेंज मत करो। एग्रीड? ये होता है ट्रांजिशन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक की। कोई भी फॉर्मूला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हो, कोई भी फॉर्मूला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ो, उसको ग्रेविटेशन में अगर कन्वर्ट करना है तो Q को m ही रखो, चार्ज को m ही रखो, सिर्फ 1/4πε0 की जगह -g डालेंगे। इसको लिख लो, बाकी कल करेंगे।